दोस्तों 5 अगस्त 2018 को एक डेली न्यूज़पेपर में एक खबर प्रमुखता से छपी, जिसकी हेडलाइन ऐसी थी कि जिस पर जिसकी भी नज़र गई उसने ज़रूर पढ़ा। न्यूज़ कुछ इस तरह से थी: भरोसे पर दोस्त ने दोस्त की पत्नी उधार दी थी, चेयरमैन बन गई तो वापस नहीं किया। इस न्यूज़पेपर में उधार में दी गई बीवी वाली बात पढ़ने वाला हर आदमी हैरत में था। इस हेडलाइन की न्यूज़ में यह भी शामिल था कि महिला के पति की ओर से बीवी को वापस दिलाने के लिए अदालत में अर्जी भी लगाई गई है। तो दोस्तों, न्यूज़ बेहद ही दिल दहला देने वाली थी। और क्या था पूरा मामला, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, आपके कमेंट्स के जवाब वीडियो के लास्ट में दिए जाएंगे, तो लास्ट तक ज़रूर जुड़े रहें। और हाँ जी, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ढेर भर के आप कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उनके जवाब दे सकूं। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। इस न्यूज़ के हिसाब से एक शादीशुदा व्यक्ति को अपनी बीवी को नेता बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने पत्नी को सियासी गलियारों में उतारने के लिए यह सोचकर बीवी अपने दोस्त को उधार दे दी कि वह उससे चुनाव लड़ाएगा। यह संयोग ही था कि उसकी बीवी चुनाव जीतने के बाद चेयरमैन बन जाती है। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद पत्नी ने पति को भुला दिया। शर्त के मुताबिक चुनाव जीतने के बाद महिला के पति ने दोस्त से बीवी लौटाने को कहा, तो दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। यहाँ तक कि दोस्त ने महिला के पति को पहचानने तक से इनकार कर दिया। इस पर मामला गर्मा गया। नतीजा यह हुआ कि जो बात अभी तक 3 लोगों के बीच थी वह सामाजिक हो जाती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर के थाना कुंडा जसपुर के थाना क्षेत्र में एक गांव है बावरखेड़ा। नसीम अंसारी का परिवार इसी गांव में रहता है। नसीम के अनुसार मुरादाबाद जिले के भोजपुर निवासी पूर्व नगर अध्यक्ष सफ़ी अहमद के साथ उसकी काफ़ी समय से अच्छी दोस्ती थी। उसी दोस्ती के नाते सफ़ी अहमद का उसके घर भी आना जाना था। कुछ महीने पहले सफ़ी ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रहमत जहां को भोजपुर से चेयरमैन का चुनाव लड़ने की बात कही। सफ़ी अहमद ने नसीम को बताया कि इस बार चेयरमैन की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है, जबकि वह सामान्य जाति के अंतर्गत आने के कारण अपनी बीवी को चुनाव नहीं लड़ा सकता। नसीम अपने दोस्त के झांसे में आ गया और उसने दोस्त की मजबूरी समझते हुए चुनाव लड़ाने के लिए अपनी बीवी उसके हवाले कर दी। लेकिन दूसरे की बीवी को चुनाव लड़ाना इतना आसान काम नहीं था। यह बात नसीम ही नहीं, नसीम की बीवी रहमत जहां भी जानती थी। इसके लिए सबसे पहले रहमत जहां का कानूनन सफ़ी अहमद की बीवी बनना ज़रूरी था। सफ़ी की बीवी का दर्जा मिलने के बाद ही वह चुनाव लड़ने की हकदार होती। चुनाव लड़ने में आ रही अड़चन को दूर करने के लिए दोनों दोस्तों और रहमत जहां ने साथ बैठकर गुप्त रूप से समझौता किया। उसी समझौते की तहत सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद सफ़ी अहमद ने अपने पद और रसूख के बल पर जल्दी ही सरकारी कागजातों में रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाकर उसका आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवा दिया। रहमत जहां का आधार कार्ड बनते ही उसने चुनाव की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी। इससे पहले सन 2012 से 2017 तक भोजपुर के चेयरमैन की कुर्सी पर शफ़ी अहमद का ही कब्जा रहा। शफ़ी को पूरा विश्वास था कि इस बार भी जनता उन्हीं का साथ देगी। लेकिन इस बार आरक्षण के कारण शफ़ी को सपा से टिकट नहीं मिल पाया। वजह यह थी कि इस बार भोजपुर चेयरमैन की सीट पिछड़े वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई थी। सफ़ी अहमद सामान्य वर्ग में आते थे। इस समस्या से निपटने के लिए सफ़ी अहमद ने रहमत जहां से कोर्ट मैरिज करके उसे कानूनन अपनी बीवी बनाकर निर्दलीय चुनाव लड़वाया। शफ़ी के पुराने रिकॉर्ड्स और रसूख की वजह से रहमत जहां चुनाव जीत जाती है। उसने अपनी प्रतिद्वंदी परवेज जहां को 117 वोटों से हराकर जीत हासिल कर ली। रहमत जहां को चेयरमैन बने हुए
अभी 8 महीने ही हुए थे कि नसीम अंसारी ने अपनी बीवी रहमत जहां को वापस ले जाने के लिए सफ़ी अहमद से बात की तो बात बढ़ गई। सफ़ी ने इस मामले से अपना पल्ला झाड़ते हुए नसीम से कहा कि वह स्वयं ही रहमत जहां से बात कर ले। नसीम ने जब इस बारे में रहमत जहां से बात की तो उसने साफ कह दिया कि तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने शफ़ी अहमद से कोर्ट मैरिज की है और वही मेरे कानूनन पति हैं। मैं तुम्हें नहीं जानती। रहमत जहां की बात सुनकर नसीम स्तब्ध रह गया। उसने बच्चों का वास्ता देकर रहमत से ऐसा ना करने को कहा, लेकिन उसने उसके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया। इस पर नसीम ने फिर से सफ़ी अहमद से बात की और अपनी बीवी वापस मांगी, लेकिन उसने रहमत जहां को देने से साफ मना कर दिया। सफ़ी अहमद का कहना था कि उसने रहमत जहां के साथ निकाह किया है और अब वह कानूनन उसकी बीवी है। उसे जो करना है करे, वह रहमत को वापस नहीं देगा। उसके बाद नसीम के पास एक ही रास्ता था कि वह अदालत की शरण में जाए। उसने जसपुर के अधिवक्ता मनोज चौधरी के माध्यम से जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया और जिसमें कहा गया कि सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी से जबरन निकाह किया है। नसीम अंसारी ने अदालत में जो प्रार्थना पत्र दिया था उसमें कहा कि वर्ष 2006 में उसका निकाह सरवर खेड़ा निवासी दादू की बेटी रहमत जहां के साथ हुआ था, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। 17 नवंबर 2017 की रात 10 बजे सफ़ी अहमद नईम चौधरी मतलूब जिले हसन निवासी भोजपुर उसके घर आए। उन लोगों ने मेरी कनपट्टी पर तमंचा रखा और मेरी पत्नी को कार में डालकर अपने साथ ले गए। बाद में सफ़ी अहमद ने उसकी बीवी के साथ जबरन निकाह कर लिया। उसके कुछ समय बाद कुछ लोग कार से फिर उसके घर आए और उसके दोनों बच्चों को उठा कर ले गए। 13 अगस्त 2018 को इस मामले में अदालत ने पीड़ित नसीम अंसारी के अधिवक्ता मनोज चौधरी की दलील सुनने के बाद कुंडा की पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। नसीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि रहमत जहां ने उसे बिना तलाक दिए ही उसके साथ निकाह किया है, जो शरीयत के हिसाब से गलत है। दूसरी ओर रहमत जहां का कहना था कि उसने नसीम की रजामंदी से ही सफ़ी से निकाह किया था। आर्थिक तंगी के चलते नसीम ने सफ़ी अहमद से इसके बदले हर माह खर्च के लिए 12,000 रुपये देने का समझौता भी किया था, जो सफ़ी अहमद उसे हर माह दे भी रहे थे। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। इस वक्त वह कानूनन सफ़ी की पत्नी है और रहेगी। उसके दोनों बच्चे भी उसी के साथ रह रहे हैं, जिन्हें सफ़ी के साथ रहने में कोई एतराज़ नहीं है। बहरहाल नसीम अहमद की ओर से यह मामला थाना कुंडा में दर्ज हो गया। कुंडा थाने के थाना प्रभारी सुधीर ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच शुरू कर दी। इस मामले पर शुरू से प्रकाश डालें तो कहानी कुछ और ही कहती है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का गांव सरवर खेड़ा थाना कुंडा क्षेत्र में आता है। सरवर खेड़ा मुस्लिम बाहुल्य आबादी वाला गांव है। अब से कुछ साल पहले यह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था। गांव में गिने चुने लोगों को छोड़कर बाकी अधिकांश लोग मजदूरी करते थे, लेकिन गांव के पास में नवीन अनाज मंडी बनते ही गांव के लोगों के दिन सुधरने लगे। अनाज मंडी बनने के बाद मजदूर किस्म के लोगों को घर बैठे ही मजदूरी मिलने लगी, तो यहाँ के लोगों ने रहन सहन में काफ़ी बदलाव कर लिया। बाद में गांव के पास हाईवे बनते ही ज़मीनों की कीमतें कई गुना बढ़ गई। यहाँ के कम ज़मीन वाले काश्तकारों ने अपनी ज़मीन बेचकर अपने अपने कारोबार बढ़ा लिए। इसी गांव में दादू का परिवार भी रहता था। दादू के पास जुतासे की नाम मात्र की ज़मीन थी, जबकि परिवार बड़ा था, जिसमें 5 लड़के थे और 2 लड़कियाँ। ज़मीन से दादू को इतनी आमदनी तो नहीं होती थी कि अपने परिवार की रोजी रोटी चला सके। इस समस्या से निपटने के लिए दादू ने अनाज मंडी में अनाज खरीदने और बेचने का काम शुरू कर दिया। दादू गांव-गांव जाकर धान, गेहूं खरीदता और उसे एकत्र करके अनाज मंडी में लाकर बेच देता। उससे उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से होने लगा। दादू का काम मेहनत वाला था। इस काम से आमदनी बढ़ी तो उसके खर्च भी बढ़ने लगे। पैसा आया तो दादू को शराब पीने की लत लग गई। धीरे धीरे वह शराब का आदी हो गया और जिसकी वजह से
वह फिर से आर्थिक तंगी में आ गया। जब घर के खर्च के लिए लारे पड़ने लगे तो वह जुआ खेलने लगा। दरअसल उसकी सोच थी कि वह जुए में इतनी रकम जीत लेगा कि घर के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। वह मेहनत से जो कमाता था वह जुए की भेंट में चढ़ जाता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात नसीम से हुई। नसीम में जुआ खेलने की लत तो नहीं थी, लेकिन शराब पीने का वह भी आदी था। नसीम सरबर खेड़ा गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर गांव बाबर खेड़ा का रहने वाला था। नसीम अपने 3 भाइयों में दूसरे नंबर का भाई था। तीनों भाइयों पर जुतासी की थोड़ी थोड़ी ज़मीन आती थी और तीनों ही अलग अलग रहते थे। कई साल पहले नसीम का निकाह थाना ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद में आने वाले गांव राजपुरा नगला टाह निवासी सुगरा के साथ हुआ था। समय के साथ सुगरा 6 बच्चों की मां बनी, जिसमें से 2 लड़के और 4 लड़कियां थीं। थोड़ी सी जुतासे की ज़मीन से नसीम के बड़े परिवार का खर्च मुश्किल से चलता था। इसके बावजूद नसीम को शराब पीने की गंदी आदत लग गई। वह शराब पीने के चक्कर में इधर उधर चक्कर भी काटता रहता था। उसी दौरान उसकी मुलाकात दादू से हो जाती है। शराब पीने पिलाने के चलते दोनों एक दूसरे के संपर्क में आए और जल्दी ही दोनों की दोस्ती हो गई। दोस्ती के चलते दोनों एक दूसरे के घर भी आने जाने लगे। उस वक्त तक दादू की बेटी रहमत जहां जवानी के दौर से गुजर रही थी। रहमत जहां देखने भालने में बहुत सुंदर थी। हालांकि नसीम का दादू के साथ दोस्ती का रिश्ता था, लेकिन जब नसीम ने रहमत जहां को देखा तो उसकी नीयत में खोट आ गया। वह उसे गंदी नज़रों से देखने लगा। रहमत जहां भी नसीम की निगाहों को परखने लगी थी। रहमत जहां को यह मालूम नहीं था कि नसीम पहले से शादीशुदा है, लेकिन जब वह उसकी नज़रों में प्रेमी बनकर उभरा तो उसने अपने दिल में उसके लिए गहरी जगह बना ली और प्रेम का चक्कर शुरू हुआ तो दोनों घर से बाहर भी मिलने लगे। दादू की बेटी क्या खिचड़ी पका रही है, उसके घर वालों को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी। उन्हीं दिनों दादू का बड़ा लड़का बीमार पड़ गया और बीमारी की वजह से उसे कई दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। उसके इलाज के लिए काफ़ी रुपयों की ज़रूरत भी थी, जबकि उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। कुछ दिन पहले ही नसीम ने अपनी जुतासी की थोड़ी सी ज़मीन बेची थी। उसके पास ज़मीन का कुछ पैसा बचा हुआ था। यह बात दादू को भी पता थी। दादू ने अपनी मजबूरी नसीम के सामने रखते हुए मदद करने को कहा तो नसीम ने उसके लड़के के इलाज के लिए कुछ रुपए उधार दे दिए। उन्हीं रुपयों से दादू ने अपने बेटे का इलाज कराया। उसका बेटा ठीक हो गया। उसके कुछ दिन बाद नसीम ने दादू से अपने पैसे मांगे तो उसने मजबूरी बताते हुए फिल वक्त पैसे न देने की बात कही। नसीम दादू की मजबूरी सुनकर शांत हो गया। नसीम के सामने दादू से बड़ी मजबूरी आ गई थी, लेकिन दादू की बेटी रहमत जहां को चाहने की वजह से वह दादू से कुछ कह भी नहीं सकता था। यह बात दादू भी समझता था कि नसीम उसकी बेटी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है, लेकिन वह नसीम के एहसानों तले दबा हुआ था, इसलिए उसके सामने मुंह खोलकर कुछ कह भी नहीं सकता था। अपनी मजबूरी के आगे दादू ने नसीम और अपनी बेटी रहमत जहां को अनदेखा कर दिया। दादू की हालत देखकर नसीम भी समझ गया था कि उसके पैसे किसी भी कीमत पर वापस तो नहीं मिलने वाले। वह बीच मझधार में खड़ा था। एक तरफ उसका पैसा था जो दादू के बेटे की बीमारी में खर्च हो चुका था, जबकि दूसरी ओर उसकी मोहब्बत रहमत जहां थी, जिसे वह दिलो जान से चाहने लगा था। रहमत जहां भी नसीम को दिल से चाहती थी। उसे नसीम के साथ कभी भी कहीं भी जाने से कोई एतराज़ नहीं था। उस वक्त दादू आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उसके पास नवीन अनाज मंडी के सामने जुतासे की थोड़ी सी ज़मीन थी, जो आर्थिक तंगी के चलते उसने पहले ही बेच दी थी। अब उसके पास केवल जुआ खेलने और शराब पीने के अलावा कोई काम नहीं था। ऐसी स्थिति में नसीम ने दादू से अपने पैसों के बदले उसकी बेटी का हाथ मांगा तो वह राजी हो गया। दादू जानता था कि नसीम और उसकी बेटी एक दूसरे को चाहते हैं। अगर उसने बेटी की शादी उसकी रजामंदी के खिलाफ की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा, और यही सोचते हुए उसने नसीम से अपनी बेटी रहमत जहां का निकाह कर दिया।
रहमत जहां से निकाह के बाद नसीम उसे अपनी दूसरी बीवी बनाकर अपने घर ले आया। इसमें रहमत जहां ने एतराज़ नहीं किया। वह उसके घर में दूसरी बीवी की तरह रहने लगी। नसीम अहमद भी काफ़ी दिनों से शराब का आदी था। शराब और शबाब के चक्कर में उसने अपनी जुतासे की सारी ज़मीन दांव पर लगा दी थी। रहमत जहां के प्यार में पड़कर उसने उससे निकाह तो कर लिया, लेकिन जब 2 बीवियां होने से खर्च बढ़ा तो उसका दिमाग घूमने लगा और वह बहुत परेशान भी रहने लगा। शफ़ी उर्फ बाबू का पहले से ही बाबर खेड़ा आना जाना था। वजह यह थी कि शफ़ी अहमद की एक बुआ का निकाह बाबर खेड़ा में हुआ था। वह अपनी बुआ के घर आता जाता था। शफ़ी अहमद की बुआ का एक लड़का था याकूब, जो नसीम का अच्छा दोस्त था। याकूब के घर पर ही शफ़ी अहमद की जान पहचान नसीम से हुई थी। नसीम शफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुका था। जब उसे पता चला कि शफ़ी भोजपुर कस्बे का नगर पंचायत चेयरमैन है तो वह खुश हुआ। वैसे भी शफ़ी उसके दोस्त याकूब का ममेरा भाई था। गांव में अपना रुतबा बढ़ाने के लिए नसीम कई बार उसे अपने घर पर भी लेकर गया। घर आने जाने के चक्कर में शफ़ी की नज़र नसीम की बीवी रहमत जहां पर पड़ी तो वह उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। हालांकि उस वक्त चेयरमैन शफ़ी के घर में पहले से ही एक से बढ़कर 2 खूबसूरत बीवियां थीं, लेकिन रहमत जहां पर उसकी नज़र पड़ी तो वह अपने पर काबू नहीं रख सका और इसी चक्कर में उनका नसीम के घर आना जाना और भी बढ़ गया। कुछ ही दिनों में शफ़ी अहमद के स्वार्थ की नींव पर नसीम से पक्की दोस्ती हो गई। जब कभी शफ़ी अहमद अपने यहाँ पर कोई प्रोग्राम कराते तो नसीम और उसकी बीवी को बुलाना नहीं भूलते थे। इसी आने जाने के दौरान शफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच प्यार का रिश्ता बन गया। मोबाइल ने जल्दी ही शफ़ी अहमद और रहमत जहां के बीच की दूरी ख़त्म कर दी। रहमत जहां शफ़ी अहमद के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। चेयरमैन के घर में पहले से ही 2 बीवियां मौजूद थीं। यह बात रहमत जहां जानती थी, लेकिन शफ़ी अहमद की ओर से इशारा मिलने पर उसका दिल भी मजबूर हो गया। शफ़ी अहमद के पास धन दौलत, ऐशो आराम, इज्जत सभी कुछ था। रहमत जहां ने कई बार शफ़ी अहमद से निकाह करने को कहा, लेकिन समाज में अपनी साख खत्म होने की बात कहकर शफ़ी ने मना कर दिया। इसके बावजूद रहमत जहां अपने दिल को समझा नहीं पा रही थी। नसीम के 2 बच्चों की मां बनने के बावजूद रहमत जहां शफ़ी के प्यार में पड़ चुकी थी। इत्तेफाक से उसी समय भोजपुर नगर पंचायत का चुनाव आ गया। अब तक नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट शफ़ी अहमद के पास थी, लेकिन चुनाव करीब आने पर पता चला कि इस बार सीट ओबीसी के लिए आरक्षित है। शफ़ी अहमद चूँकि सामान्य जाति में आते थे, इसलिए चेयरमैन की सीट उनके हाथ से निकलने का डर भी था। शफ़ी अहमद जानते थे कि नसीम की जाति ओबीसी के तहत आती है। बीवी होने के नाते रहमत जहां भी उसी जाति में ही आती है। यह बात मन में आते ही शफ़ी अहमद ने तिकड़मबाजी लगानी शुरू कर दी। उन्हें पता था कि अगर नसीम से इस बारे में बात की जाए तो वह उनकी बात नहीं टालेगा। हालांकि बात बहुत असंभव सी थी, फिर भी शफ़ी अहमद ने बाबर खेड़ा जाकर नसीम और उसकी बीवी रहमत जहां के सामने अपनी परेशानी रखते हुए इस बारे में बात की, पर नसीम ने इस मामले में उनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। नसीम अंसारी जानता था कि रहमत जहां को चुनाव लड़ने के लिए शफ़ी की बीवी बनकर भोजपुर में रहना होगा। भला वह अपनी बीवी को शफ़ी के पास कैसे छोड़ सकता था। नसीम ने 2 टूक फैसले के बाद शफ़ी अहमद के सपनों पर पानी फिर गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनकी रहमत जहां से मोबाइल पर बात होती रहती थी। शफ़ी ने इस मामले में सीधे रहमत जहां से बात की तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। वह पहले से ही शफ़ी के प्यार में पागल थी। यह बात सुनकर तो उसके दिल में खुशियों के फूल महकने लगे। वह जानती थी कि अगर वह भोजपुर के चेयरमैन बन जाती है तो उसकी किस्मत सुधर जाएगी। शफ़ी अहमद के दिल की बात जानकर उसने नसीम को प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं चाहता था कि उसकी बीवी किसी और की बनकर रहे। नसीम को यह भी मालूम था कि ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। इसके लिए कानूनी कार्यवाही पूरी करना भी ज़रूरी होता है। फिर भी उसने अपनी आर्थिक तंगी के चलते शफ़ी अहमद से समझौता करके अपनी बीवी चुनाव लड़ने के लिए उसे सौंप दी।
नसीम अंसारी के अनुसार आपसी समझौते के तहत सफ़ी अहमद ने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद वह उसकी बीवी को उसे वापस कर देगा। इसके बाद जो भी हुआ करेगा, रहमत जहां भोजपुर जाकर काम निपटा लिया करेगी। यह बात नसीम को भी अच्छी लगी थी। समझौते के बाद नसीम ने अपनी बीवी रहमत जहां को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सफ़ी अहमद ने रहमत जहां को अपनी बीवी दर्शाने के लिए उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद रहमत जहां कानूनन सफ़ी अहमद की बीवी बन गई। रहमत जहां को बीवी का दर्जा मिलते ही सफ़ी अहमद ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। सन 2017 में जब नामांकन किया जा रहा था, सफ़ी अहमद अपनी नई पत्नी रहमत जहां को पिछड़ी जाति की महिला के रूप में सामने ले आए। यह देख विरोधी उम्मीदवार हैरान रह गए, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उनकी बीवी है। सफ़ी अहमद रहमत जहां को अपनी बीवी बताकर नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे तो विपक्षियों में खलबली मच गई। लेकिन सफ़ी ने रहमत जहां के पिछड़ी जाति के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके विपक्षियों की नींद उड़ा दी। निकाह के बावजूद लोगों को भरोसा नहीं था कि पिछड़ी जाति की रहमत जहां जीत पाएगी। फिर भी सफ़ी अहमद ने हार नहीं मानी। किसी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने रहमत जहां को निर्दलीय चुनाव लड़ाने का फैसला किया। इस सीट पर वह पिछले 5 सालों से काबिज थे। उन्हें पूरा यकीन था कि जनता उनका साथ देगी। सफ़ी अहमद ने फिर से चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए दिन रात मेहनत की। फलस्वरूप वह रहमत जहां के नाम पर चुनाव जीत गए। सन 2017 के लिए नगर पंचायत भोजपुर के चेयरमैन का सेहरा रहमत जहां के सिर पर बंध गया। अभी इस चुनाव को जीते हुए 8 महीने भी नहीं हो पाए थे कि नसीम अहमद ने अपनी बीवी रहमत जहां को पाने के लिए कोर्ट में दावेदारी ठोक दी। इससे पहले नसीम अंसारी ने अपनी बीवी वापस करने के लिए सफ़ी अहमद से दोस्ती के नाते प्यार से भी बात की थी, लेकिन जब मामला ज़्यादा उलझ गया तो उसे अदालत की शरण लेनी पड़ी। नसीम के प्रार्थना पत्र पर जसपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद ने थाना कुंडा पुलिस को भोजपुर के पूर्व चेयरमैन सफ़ी अहमद, उनके बहनोई नईम चौधरी, भाई जिले हसन और साथ ही मलतूब के खिलाफ रहमत जहां और उसके 2 बच्चों का अपहरण करने और बंधक बनाकर जबरन निकाह करने के आरोप में केस दर्ज करके जांच के आरोप दे दिए। कुंडा पुलिस दर्ज किए गए केस के आधार पर जांच में जुट गई। इस मामले में नसीम अंसारी का कहना था कि सफ़ी अहमद ने उसकी आर्थिक तंगी का लाभ उठाकर उससे उसके बीवी बच्चों को छीना है। वह अपने बीवी बच्चों को हासिल करने के लिए अंतिम सांस तक लड़ता रहेगा। वहीं दूसरी ओर नसीम अहमद की बीवी रहमत जहां का कहना था कि उसके निकाह के कुछ समय बाद ही नसीम को शराब पीने की लत पड़ गई, जिसके चलते उसने अपनी जुतासे की पुश्तैनी ज़मीन को बेच दिया। उसके बाद उसे अपने 2 बच्चे पालने के लिए भी भूखमरी के दिन देखने पड़ते थे। रहमत जहां के अनुसार उसने नसीम को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उसने नसीम के शराब पीने का विरोध किया तो उसने सन 2010 में उसे तलाक दे दिया। नसीम के तलाक देने के बाद उसने अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर अपने पिता दादू के गांव सरबरखेड़ा में जाकर कुछ दिन गुजारे। रहमत जहां का कहना था कि नसीम के तलाक देने के बाद उसने 2011 में भोजपुर निवासी सफ़ी अहमद से निकाह कर दिया। उसके बाद भी वह काफ़ी दिनों तक अपने मायके में ही रही और बाद में चुनाव लड़कर चेयरमैन बन गई तो नसीम के मन में फिर लालच आ गया। नसीम अंसारी ने सफ़ी अहमद से अपने खर्च के लिए कुछ रुपयों की मांग की, जिसके ना मिलने पर उसने यह विवाद खड़ा कर दिया। रहमत जहां का कहना था कि उसने सफ़ी अहमद के साथ निकाह किया है। नसीम उसे पहले ही तलाक दे चुका था, जिसके बाद उसका नसीम के साथ कोई संबंध नहीं रह गया था। फिलहाल कुंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। रहमत किसकी होगी यह अभी भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी बहुत ही अजीबोगरीब कहानी, लेकिन कहानी सुनकर एक बात तो समझ में आती है कि लालच किसी इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाए ये हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का सिलसिला
तो मेरे पास जो सबसे पहले कमेंट आया है वो है युवराज सिंह जी का। और युवराज सिंह जी कमेंट में लिखते हैं, आई एम कम्प्लीटली एडिक्टेड टू योर वीडियोज़। तो युवराज सिंह जी, तहे दिल से धन्यवाद कि आप रेगुलरली इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सहयोग बना के रखते हैं। मेरे वीडियोज़ में कंपैरेटिवली बाकी वीडियोज़ से जो बाकी और चैनल्स हैं उनके मुकाबले मेरे वीडियोज़ में बहुत सारी कमियां भी मिलेंगी, बहुत सारी खामियां भी मिलेंगी। और उसका रीज़न ये है कि मैं AI वॉइस यूज़ नहीं करती हूँ, तो कई बार एडिटिंग करते हुए वॉइस में नॉइस भी आ जाती है और कई बार मेरी खुद की वॉइस भी थोड़ा सी ऑकवर्ड हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप जो सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ डे बाय डे इम्प्रूवमेंट लाने के लिए और मैं कोशिश करती रहूँगी। तो थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। इसके बाद मेरे पास जो कमेंट आया है वो है रहीम खान जी का। तो रहीम खान जी ने कमेंट किया है कि क्राइम को रोकने के लिए कोई तरीका नहीं है। तो रहीम खान जी, क्राइम को रोकने का कभी कोई तरीका नहीं होता, लेकिन हाँ, बेस्ट तरीका है कि अगर अच्छी सी एजुकेशन दी जाए, खासकर क्राइम और क्रिमिनल्स के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कि हमारे सोशल सर्कल में क्राइम कुछ कम हो सके। लेकिन ये हकीकत है कि क्रिमिनल मेंटलिटी हमेशा एक एटमॉस्फेयर से ही पनपती है। तो तहे दिल से धन्यवाद आपका सपोर्ट करने के लिए और मेरा सहयोग बनाए रखने के लिए। इसके अलावा मेरे पास अगला कमेंट जो आया है वो है नेहा सिंह जी का। नेहा सिंह जी ने कमेंट किया है कि आज मेरा बर्थडे है। तो नेहा जी, तहे दिल से धन्यवाद और विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। हमेशा आप खुश रहें, तरक्की करती रहें और भगवान करे आपकी उम्र जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।